हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग आप ठीक होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे, पूरी मेहनत करोगे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की बात लास्ट में करेंगे जब वीडियो खत्म होगी उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है हमारी करंट अपडेट्स इवनिंग की, 11 फरवरी 2023 में जो करंट अपडेट्स हैं इवनिंग वाले, ये उसकी वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहली न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट बैक्स टू फुल स्ट्रेंथ विद 2 मोर हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस, ओके, ये पूरी न्यूज है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट बैक्स टू फुल स्ट्रेंथ विद 2 मोर हाई कोर्ट जजेस। देखिए क्या है, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी फुल स्ट्रेंथ है ना, जितनी उसमें जज के लिए जगह हो 10 के जज के लिए जगह होती है, सीट होती है, वो सारी हो चुकी है, सारी फिल हो चुकी है। तो टोटल कितनी जगह होती है, देखिए टोटल 34 जजेस के लिए जगह होती है। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। टोटल 34 जजेस के लिए जगह होती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस समय पे 34 के 34 यहाँ पे फिल इन हो चुके हैं। ये न्यूज मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कवर की थी। उस टाइम पे 34 कवर नहीं हुए थे, उस टाइम पे 32 कवर हो गए थे। ठीक है, टोटल 5 चुने गए थे उस टाइम पे। उससे पहले कितने थे, उससे पहले 27 थे। ठीक है, 27 थे, फिर कुछ दिन पहले 32 हुए, 5 को सेलेक्ट किया उसमें, और अब जो बाकी के 2 बच रहे थे वो 2 को भी सेलेक्ट कर लिया, और 34 जो पूरी फुल स्ट्रेंथ है वो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, फिर मैंने आपको उसमें कैसे इनको चुना जाता है, जज इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं क्यों कैसे चुना जाता है ये भी बताया था मैंने आपको, है ना। आपको याद है कोरिलम सिस्टम बताया था मैंने, कॉलिजियम सिस्टम, कॉलिजियम सिस्टम बताया था ना। कॉलिजियम सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे यहाँ का, हिंदी में बोलेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, और इंग्लिश में बोलेंगे तो एपेक्स कोर्ट जो है हमारे यहाँ की, उसके जो हेड होते हैं, उसके जो हेड जज है वो होते हैं हमारे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के इस टाइम पे है, डीवाई चंद्रचूड़। कौन, डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। अब तो पूछ सकते हैं इससे पहले कौन थे, यूयू ललित, लेकिन इससे पहले वाले को कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछेगा आपके पेपर में कि प्रेजेंटली कौन है, तो इस समय पे है आपके डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हमारे यहाँ के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो होता है आपका कॉलिजियम, इसमें जस्ट अ सेकेंड, इसमें पूरी एक टीम बनती है। टीम में कौन कौन होगा, देखिए एक तो चीफ जस्टिस जो होंगे वो होंगे, जो उनका हेड जो कर रहे होंगे, ग्रुप जो पूरा बना होगा, उसके जो लीडर होंगे कौन होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, मतलब जो 4 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जज होंगे ना कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, वो होंगे उस टीम में। तो ये पांचों मिलके जो है वो सेलेक्ट करते हैं पूरे जितने भी भारत के अंदर जितने भी जजेस हैं उन सबको देखते हैं। जो बेसिकली तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हीं को देखा जाता है। देखिए पहली प्रायोरिटी होती है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, क्योंकि जैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस कौन, डीवाई चंद्रचूड़, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। जैसे हाई कोर्ट सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे टॉप पे आती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है आपके हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ये सब आती रहती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग उसमें बढ़ जाती है। तो जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां पे आपकी, दिल्ली, जो हमारी देश की कैपिटल है वहां पे। तो इसके जो हेड है वो कौन हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी है। और ये जो आपकी हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट्स की होती है। ठीक है, तो हर एक स्टेट्स में नहीं है लेकिन काफी स्टेट्स में है। हमारी जो ये है क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो आपका हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जो हेड होंगे, हाई कोर्ट के जो लीडर होते हैं, सबसे ऊपर वाले जज, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, जो अलग अलग हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पे, उनके जो चीफ जस्टिस है उनको चुना जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है, हा? सबसे बड़ी कोर्ट है तो बहुत सारे लोग होने चाहिए थे, जज बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन इतनी कम क्यों है। देखिए इतनी कम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारा क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में वही लोग जाने चाहिए जो इतने एक्सपीरियंस हो, बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे नॉलेज रखते हो अपने फील्ड की कि वो कभी भी गलती ना करें। क्योंकि देखिए कोर्ट की बात है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है तो फैसले भी यहाँ के सबसे बड़े बड़े फैसले यहीं पे होते हैं, सब सारे बड़े बड़े फैसले। तो यहाँ पे कोई गलती ना हो इस लेवल पे, इस वजह से क्या है कि इस वजह से यहाँ पे ऐसे ही लोग जज बन सकते हैं जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो और अपने फील्ड में बहुत ही मतलब ब्रिलियंट हो अपने फील्ड में ऐसे। तो इस वजह से बहुत कम पोस्ट है, और ये भी अब बढ़ गई है 2017 में जाके, वरना पहले तो ये भी 2017 में जाके बढ़ गई है, वरना पहले ये कम थी इससे। ठीक है, सुप्रीम जो हमारी ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जिन्हें रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने 4 पोस्ट बढ़ा दिए। पहले तो 30 हुआ करती थी 2017 तक, 30 पोस्ट, अब उसको बढ़ा दिया है 4 सीट इसको। ठीक है, तो इस टाइम पे कितनी हो गई है, इस टाइम पे इनकी टोटल स्ट्रेंथ फिर हो गई है। ओके, तो
ये जो पूरी ग्रुप होता है जो ये कॉलिजन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करता है, ये पूरी लिस्ट बनाता है कि किस किस लोगों को हम चुन सकते हैं किसके लिए, जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का। और फिर उसके बाद ये लिस्ट जो है पहुंचाई जाती है आपकी किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है इसके पास फिर ये पहुंचाई जाती है लिस्ट, है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से चुनती है कि किसको लेना है कि नहीं लेना है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी आपका इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से जो कॉलिजन सिस्टम है ये बनाया गया था। ओके, इसी वजह से कॉलिजन सिस्टम बनाया गया था। देखिए इस कॉलिजन सिस्टम को बनने के बाद बहुत सारी जो है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अलग से एक रूल बना दिया था, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उसको जो है वॉयलेट मतलब उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। उसके बाद फिर कॉलिजन सिस्टम दोबारा से चलने लगा। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जब स्पेशली कॉलिजन सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे होंगे ना उस समय पर मैं आपको दूसरा सिस्टम है एनजेएस, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में जब स्पेशली पढ़ा रहा हूँ कॉलिजन सिस्टम के बारे में, तो आपको उसमें पढ़ाऊंगा जब आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जाएगा ना पॉलिटी में, जब उसके बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो कॉलिजन सिस्टम होता है इसके द्वारा जज जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। इसमें कौन कौन होता है कॉलिजन सिस्टम में, कौन कौन होगा, एक तो जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो, और इनके साथ चार जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, और ये सब मिलकर पूरी एक लिस्ट तैयार करेंगे कि ये लोग हैं जिनको हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह आ जाए। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भेज दी जाएगी लिस्ट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनमें से सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तो अभी क्या था, जब 27 थे तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलिजम है इसने सेलेक्ट किया, मतलब पूरी लिस्ट तैयार करी कि ये लोग हैं, इनमें से आप चुन के हमें बता दो किसको लेना है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने 5 चुने, तो 32 हो गए। जब 5 चुने तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हमारे पास काम बहुत सारा है, गवर्नमेंट से काम हमारे पास बहुत सारा है, अब लेकिन लोग पूरे नहीं है, तो आप पूरे लोग भेज दीजिए। तो 2 और चुन के जो है इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दिए हैं। अभी टोटल स्ट्रेंथ हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 34 सीटें हैं, कब भरी थी, मतलब फुल स्ट्रेंथ कब हुई थी, ये हुई थी जुलाई 2019 के आसपास, है ना, 2019 के आसपास। फिर उसके बाद जब भी खाली हुई है उसके बाद फिर अब जाके फुल हुई है, कब हुई है, 2023 में, फरवरी 2023 में जाके फुल हुई है। देखिए कितने सालों बाद फुल हुई है, ठीक है ना। तो यही वही न्यूज है कि ये जो 2 चुने गए, क्योंकि ये जो 5 चुने गए थे इनके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और बल्कि ये जो 2 है ना इनका नाम भी मैंने उसमें आपको बता दिया था, ऐसे करके बता दिया कि अभी ये भी चुने जा सकते हैं, लेकिन इन पर भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो वही दोनों चुने गए, ठीक है। अब बताओ, मैं आपको बताता हूँ ये 2 कौन चुने गए, 5 भी आपको बता दूंगा, हालांकि बता चुका हूं मैं आपको, फिर भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, जगह है कि नहीं देख लूंगा, हाँ है जगह। तो ये 2 कौन चुने गए, पहले आपको ये बता देता हूँ ये 2 कौन चुने गए। तो ये 2 चुने गए हैं, एक तो है आपके इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो पहले है आपके इलाहाबाद कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, क्या नाम है उनका, जो इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जिनको चुना गया है, किसके लिए चुना गया है, ये चुना गया है आपका ये जो 34 बनाने के लिए, मतलब 2 उसके लिए जो जस्टिस है ना, जो जज है कहाँ के, आपके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। कौन है वो है आपके राजेश बिंडल, राजेश बिंडल। ये क्या है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। फिर दूसरे कौन चुने गए, दूसरे चुने गए अरविंद कुमार। ये कहाँ के आपके, अरविंद कुमार जो है आपके, ये आपके गुजरात हाई कोर्ट के कौन थे, ये अरविंद कुमार, आपके अरविंद कुमार ये आपके गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ओके। तो ये दोनों चुने गए अभी लेटेस्ट, और ये जो 5 पहले चुने गए थे इनके बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो 2 ये हो गए, तीसरा जो है, तीसरा कौन होगा, ये थे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कौन, पंकज मित्तल, ये थे आपके राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ओके। फिर चौथे बता देता हूं, फोर्थ कौन हो गया आपके, फोर्थ है आपके संजय कारोल। ये कहां के थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। संजय कारोल कहां के थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर उसके बाद फिफ्थ हो गए आपके पीवी संजय कुमार। कौन, पीवी संजय कुमार, ये आपके मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पीवी मनोज कुमार, ये थे आपके मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसके बाद फिफ्थ कौन है, फिफ्थ है आपके मनोज मिश्रा, सिक्स मनोज मिश्रा। ये कहां के आपके, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ये चीफ जस्टिस नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो अभी चुने गए, है ना। ये जो आपके है राजेश बिंडल, ये चुने गए अभी जो चीफ जस्टिस थे। तो ये जो है ये जो है आपके मनोज मिश्रा, ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस को तो अब चुना गया है, ये जो बाद की 2 है। पहली 5 में जो है वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो वहां के जज थे, नॉर्मल जज, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस कौन है, वो तो है आपके डीवाई चंद्रचूड़, है ना। लेकिन बाकी सब जो है ये चुने जा रहे हैं, ये सब जजेस हैं, ओके। तो ये हो गए आपके 6 हो गए, एक और बच गया, है ना। ये कहां से चुने गए, एक और जो बच गए, मणिपुर हाईकोर्ट के जज है। ये भी मणिपुर हाईकोर्ट के जज है, क्योंकि ये जो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आपके चुन लिए गए पहले ही, है ना, पीवी
संजय कुमार, पीवी संजय कुमार यहाँ पे चुन लिए गए पहले ही, जो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो यहाँ पे मणिपुर हाईकोर्ट के जज है, इनका क्या नाम है, मणिपुर हाईकोर्ट के जज जो है इनका नाम है असरुद्दीन, है ना, असरुद्दीन अमुल्ला, असरुद्दीन अमुल्ला, असरुद्दीन अमुल्ला, सॉरी फॉर अगर नाम थोड़ा गलत हो गया हो तो, असरुद्दीन अमुल्ला, ये है आपके कौन, जो मणिपुर हाईकोर्ट के जज हैं उनको चुना गया। ठीक है, तो ये 7 हैं हाल फिलहाल में जिनको चुना गया है। तो पहले इन 5 को चुना गया था, नीचे वाले जो है, और अब अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसमें दोनों चुने गए। और जानने की बात इसमें आपके लिए क्या क्या है, एक तो ये भी जान सकते हैं आप कौन कौन से जजेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, 7 ही नाम है, और कहाँ कहाँ किस किस कोर्ट से बिलोंग करते थे। दूसरा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। तीसरा आपको टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 34। कॉलेज सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, बाकी इसकी डिटेल आपको पूरी मैं बता दूंगा। और कुछ है इसमें बताने लायक, और मैंने क्या बताया, ये तो बताइए, तो आपको पता ही होगा कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है, इसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और मैंने बताया आपको, ये 34 की 34 पोस्ट भर चुकी हैं, और इससे पहले 34 की 34 सीट कब भरी थी, ये जुलाई 2019 में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है आपकी सैमसंग रिसर्च यूनिट एंड IISc पार्टनर टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर R&D। तो पहले जानते हैं R&D क्या होता है। R&D का क्या होता है, मतलब R&D एक शॉर्ट फॉर्म है। R&D की फुल फॉर्म क्या होगी, है ना, पूरी तरह से क्या बोलेंगे, R&D का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, R&D कहीं, देखिए R&D किसी भी चीज को आप शुरू करोगे ना तो आपको R&D की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे, मान लीजिए आप इस एग्जाम की तैयारी करने बैठे, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करने बैठे, सबसे पहले आपने क्या रिसर्च किया होगा, पहले आपने पूरा प्लान बनाया होगा कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है ना। सबसे पहले तो यही प्लान बना होगा कि कौन से एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे करके एग्जाम के बारे में जानना शुरू किया होगा, कैसे, क्या एग्जाम क्या होता है, किस पोस्ट के लिए होता है, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये सब किया होगा आपने सारा पूरा। ये कि आपका किस में आ गया, सब कुछ रिसर्च में आ गया आपका, ये सब आपका रिसर्च में आ गया। फिर उसके बाद जब आपने ये सब चुन लिया, जब आपने ये सब फैसला कर लिया, उसके बाद जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा, वो हो गई आपकी डेवलपमेंट। जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ना शुरू किया होगा, आप नोट्स बना रहे हो, अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर रहा है, पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से ये सब किसमें आ गया, एग्जाम दोगे, ये सब आपके आ गया डेवलपमेंट में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों चीज हुई इसमें। आपको कुछ भी करना है ना पूरी जिंदगी में अपनी में, कोई भी आदमी हो, कुछ भी कराओ, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब यहाँ तो देखिए पूरे पूरे देश की बात हो रही है, पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर में आपको कितनी बार बता चुका हूं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ये समझ लीजिए हर चीज में सेमीकंडक्टर, जहां पे बिजली का इस्तेमाल होगा ना, समझ लीजिए वहां सेमीकंडक्टर होगा ही होगा। आप जिस फोन में भी देख रहे होंगे ये वीडियो, है ना, या फिर फोन में नहीं देख रहे, लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो, तो लैपटॉप में भी, और फोन आपके पास होगा उसमें भी, और कोई चीज होगी उसमें भी, गाड़ी से लेके बड़ी से बड़ी चीज से लेके छोटी छोटी चीज जिसमें बिजली का यूज हो रहा है ना, उसमें सेमीकंडक्टर होगा ही होगा। समझ गए आप। तो ये सेमीकंडक्टर कैसा होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी शेप होती है सेमीकंडक्टर की, लेकिन आपको एक एग्जांपल की तरह अगर मैं बताऊं, तो आपने कभी फोन खुलता हुआ देखा होगा, तो उसमें ग्रीन सी प्लेट निकलती है, फोन या लैपटॉप कुछ भी खुलता हुआ देखा होगा, उसमें ग्रीन सी प्लेट निकलती है। उस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बटन से लगे हुए होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे से कई सारे लगे हुए होते हैं, है ना, जिनको आईसीज बोलते हैं वो लोग, है ना। आईसीज वैसे अलग होता है, लेकिन उनको भी आईसीज बोल देते हैं वो लोग। वो जो है सेमीकंडक्टर होते हैं। आईसीज भी एक तरह की सेमीकंडक्टर सी होती है, आईसी जो होती है। तो वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो छोटे छोटे बटन से फिर उनको जो है वो एक तार सा होता है, उसको पिघला के चिपकाया जाता है। ये जो होते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर होते हैं सब कुछ। आप अगर अपने कान में ईयरफोन्स लगाते होगे ना, ईयरफोन्स जो अपने कान में लगाते होगे, हेडफोन्स वगैरह या कुछ भी, उसमें भी लगते हैं। तो सेमीकंडक्टर तो आपके हर चीज में लगते हैं, समझ रहे, आप हर चीज में लगते हैं सेमीकंडक्टर। तो जब से देखिए, और सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है ना, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जब हर चीज में यूज होंगे तो हर चीज के लिए बनाने भी पड़ेंगे, हर चीज में यूज हो रहे हैं तो बनेंगे भी ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा बनते कहां पे हैं, देखिए सबसे ज्यादा बनते हैं ताइवान में। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया में बनते हैं वो कहां बनते हैं, ताइवान में। उसके बाद चाइना में, और चाइना के बाद यूएसए में। ठीक है, ये वो कंट्री है जहां पे टॉप 3 कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा जो क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं। और इनमें से 75% तो ताइवान की एक कंपनी है, खाली वही बनाती है। अब कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो ताइवान की जो कंपनी है 75% तो वही बनाती है ना, जो सेमीकंडक्टर बनाती है। और जो छोटी छोटी कंट्री है वो तो अलग रही, है ना। तो 75% से ज्यादा तो इनके यहाँ पे बनता है, ताइवान के यहाँ पे। तो अब आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसको जियो पॉलिटिक्स से रिलेट करता हूँ। जियो पॉलिटिक्स मतलब जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चलती है उससे रिलेट करता हूँ इसको। देखिए अब आप हर बार सुनते होंगे
कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमला कर रहा है, फिर यूएसए को लगा कि ऐसे कैसे हमला कर सकता है, फिर यूरोप की बहुत सारी कंट्री आ गई कि इसको बचाने के लिए ताइवान को। अच्छा ये बताइए ताइवान में ऐसा क्या है कि यूएस या फिर यूरोप की कंपनी इसको बचाना चाहती है? हाँ, क्यों बचाना चाहती है? देखिए वो है आपका जो सेमीकंडक्टर बनता है इनके यहाँ, है ना। अगर मान लो कल को ही चाइना जो है और इस ताइवान को कब्जा ले और जो कंपनी है वो काम करना छोड़ दे, सेमीकंडक्टर बनेंगे नहीं। 75% सेमीकंडक्टर बनने बंद हो जाएंगे पूरी दुनिया में, है ना। और जब 75% सेमीकंडक्टर नहीं बनेंगे तो जो उनसे चीजें बन रही होंगी वो भी एकदम से गिर जाएंगी, वो भी नहीं बनेंगी। जब वो चीजें नहीं बनेंगी तो फिर आगे फैक्ट्री कैसे चलेगी, आगे फैक्ट्री नहीं चलेगी तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, और पूरा बिजनेस जो है पूरा ठप हो जाएगा, है ना। एक ही चीज से रिलेटेड है, किससे? सेमीकंडक्टर से। और वो बंद हो गया तो आगे का सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी सब कंट्री को। अभी देखिए, अभी तो मान लीजिए अगर ताइवान को चाइना ने कब्जा लिया तो ताइवान की प्रॉब्लम है वो, है ना। अभी तक तो ताइवान की प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो सब कुछ आगे का बंद हो गया ना तो सबको प्रॉब्लम आ गई थी। तो यही बात है। देखिए आप एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो ना, किसी और देश की, किसी और देश से रिलेशन की, तो एक कहावत है, क्या है? देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ऑलवेज परमानेंट इंटरेस्ट। मतलब देखिए, जब आप किसी और देश की बात करते हो, किसी विदेश की बात करते हो ना, तो वहां पे कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता, है ना। बस बात होती है इंटरेस्ट की, कि आपका किस चीज में फायदा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी, पाकिस्तान की बात करते हैं हम लोग, है ना। पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है, सबको पता है। लेकिन जब पाकिस्तान में धीरे धीरे करके परेशानी शुरू होती है ना, तो पाकिस्तान भी हमारे साथ सॉफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम लोग इतने नीचे गिर रहे हैं, है ना, हम लोग इतने नीचे गिर रहे हैं, तो कुछ संभलने के लिए तो चाहिए। अभी पाकिस्तान सही नहीं हो रहा, उसको पता है बहुत गंदी स्थिति हो रही है। अभी रुकिए आप थोड़े दिन, अगर पाकिस्तान सही नहीं हुआ ना तो पाकिस्तान बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, है ना। और इस देश के विभाजन हो जाएगा। इस देश के बस गारंटी है, मेरे से अभी लिख के ले लीजिए। अगर पाकिस्तान ने अगले 1 से 1.5 साल में, 1.5 साल तो बहुत दूर है, 6 महीने से 1 साल में इंडिया के साथ अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, जो कब हटाया था? 2019 में। जो 2019 में यहाँ पे मिट गया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या लिख रहा था, इंडिया लिख रहा था यहाँ पे, अभी रुक जाए एक मिनट। तो 2019 में कब बंद किया था? 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 में बंद किया था। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? मतलब एग्जैक्ट 5 अगस्त को नहीं किया था, उसके 1-2 दिन बाद किया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक चीज हुई थी, एक घटना हुई थी 5 अगस्त 2019 को, अगर आपको पता हो 5 अगस्त 2019 को। देखिए, जो आर्टिकल 370 है ना, कहां पे लगा हुआ है आर्टिकल 370 जो हमारा अनुच्छेद है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है। 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। और जब ये हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो पाकिस्तान को लगा जम्मू एंड कश्मीर से ऐसे कैसे हटा दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध करने के लिए, वहां की जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसने बैन लगा दिया कि अब इंडिया के साथ हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो, इंडिया को इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इंडिया थोड़े बहुत पैसे कमाता है, नहीं कहीं और से कमा लेगा। हम तो सामान बेच रहे हैं ना, उनको नहीं बेचेंगे, किसी और को बेच देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में जो खरीदते हैं ना सामान, जो लोग खरीदते हैं सामान, उनको परेशानी है। आज से लेके, हमेशा से लेके वो यही का खाना खा रहे हैं, है ना। गेहूं की वजह से बात करूं मैं, गेहूं कहाँ का खा रहे हैं? इंडिया का ही गेहूं खा रहे हैं वो लोग, है ना। वैसे भी यहीं के रहने वाले थे तो यहीं का गेहूं खाते हैं, पंजाब वगैरह का जो होता है वही वाला गेहूं खाते थे वो लोग, तो उनको उसी की आदत पड़ गई है। अब जो ऐसी स्थिति में जब बंद हो गया सब कुछ, अपने यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ से जाना बंद हो गया। टमाटर हो गए, वो हमारे यहाँ से बहुत सारे जाते थे, अब वो भी बंद हो गए। आम हो गए, आम तो चलो फिर भी उनके बहुत होते हैं। और चावल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो खाते थे हमारे यहाँ से लेके, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने खाने की चीजों की बात करी है, तो अब वो हमारे यहाँ से नहीं लेके। देखिए अभी भी जैसे दवाइयां हैं, वो अभी भी हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वो हमारी जो है डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हम सामान बेचते हैं यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को, जो हम सामान बेचते हैं यूएई को, फिर वो वहां से लेके आते हैं उसी सामान को। अब इसमें क्या है, देखो, जब हमारे यहाँ से डायरेक्ट जाता था तो एक ही जगह का खर्चा देना पड़ता था। अब जब हमारे यहाँ से पहले यूएई जाएगा, यूएई दूर पड़ता है, और फिर यूएई से जब पाकिस्तान लेके आया जाएगा तो डबल खर्चा हो गया, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, हल्का सा मैप बना के बताता हूँ, देखिए। हाँ, देखिए ये आपका इंडिया है। एक मिनट, यही मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान होगा फिर, और यूएई कहाँ पे है? यहाँ पे यूएई, यहाँ पे ये यूएई, यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये यूएई है ना। जब इंडिया से पाकिस्तान के लिए सामान जाता था तो बाघा बॉर्डर, जो पंजाब का बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, इसको परेड भी होती है हमारी, है ना, वहां से चला जाता था। वो बॉर्डर खुलता था, वहां से चला जाता था ट्रक्स के थ्रू, उसमें कुछ खर्चा नहीं है, रोडवेज से जा रहा था। अब पहले यूएई से निकल के, सॉरी, पहले इंडिया से निकल के यूएई जाता है, फिर यूएई से लेके पाकिस्तान अपने यहाँ आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूएई लेता है डबल खर्चा, ये वाला खर्चा भी लेगा और वो वाला भी लेगा। और पाकिस्तान को जो पहले खर्चा वैसे पड़ रहा था
कैसे जो ट्रक से आ रहा था वो तो बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन जहाज से महंगा पड़ेगा, है ना, जहाज से महंगा पड़ेगा तो दुगना खर्चा देना पड़ रहा है, और वो भी इतने खर्चा दुगना देना पड़ रहा है, इतने ह्यूज अमाउंट में ले नहीं पा रहा जितने ह्यूज अमाउंट में ले पा रहा था इंडिया से। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो गया, है ना। तो इसीलिए कहता हूं मैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था, यही कहावत है कि आपको अपने रिलेशन जो है ना, आपको कोई परमानेंट दोस्त होगा ना दुश्मन होगा, आपके अपने रिलेशन जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। अगर आप किसी को अपना सोल दुश्मन मान के बैठ गए ना कि ये तो हमारा सोल एनिमी है, किससे तो कोई बात ही नहीं करनी, है ना, तो आपको ही नुकसान है, उसको किसी और को नुकसान नहीं है, समझ रहे आप। तो यही वाली बात मैं यहाँ पे बताना चाहता था। तो ये जो लोग हैं ये ताइवान को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ताइवान में 75% तक सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक है। देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये न्यूज पढ़ाई थी कि ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, वो किसके साथ मिल रही है, वो मिल रही है आपकी वेदांता कंपनी के साथ, जो भारत की कंपनी है। और ये लोग गुजरात में एक अपना प्लांट खोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर का बनाने का प्लांट खोल रहे हैं। कहां पे, गुजरात में जॉइंट वेंचर खोल रहे हैं। जॉइंट वेंचर मतलब जो भाई बाहर की कंपनी हमारी किसी लोकल कंपनी से मिलकर कोई कंपनी खोलती है इंडिया में, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो ये जॉइंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अभी कई बार आगे यूज होगा, अभी 2-3 न्यूज है जिनमें जॉइंट वेंचर का, ये जो लास्ट न्यूज है ना आपकी, इसमें जॉइंट वेंचर का कई बार यूज होगा, इसलिए मैंने अभी समझा दिया आपको। जॉइंट वेंचर क्या होता है, बाहर की कोई कंपनी जब हमारी किसी लोकल कंपनी से मिलकर एक फैक्ट्री खोलती है कोई चीज बनाने की, वो कोई चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो रहा है जैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो रहा है, ठीक है। तो गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला है इन्होंने। उसके बाद अभी मैंने 2-3 दिन पहले की न्यूज बताई थी कि आपका जो यूएसए है उसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट में कई सारी चीजों की बात हुई है ना, कई सारी चीजों की बात हुई, वो भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा, किसकी बात हुई है उसमें, ये वो इसमें भी डिस्कस होगा। लेकिन जो मेन चीज की बात, मेन चीज तो कई सारी है उसमें, लेकिन जो सेमीकंडक्टर की बात हुई है उसमें वो हमें याद रखना है। तो सेमीकंडक्टर की भी उसमें बात हुई है, तो यूएस भी आ गया इसमें, इधर ताइवान भी आ गया, ठीक है। अब सैमसंग, सैमसंग कहाँ की कंपनी है, सैमसंग है आपकी साउथ कोरिया की कंपनी। हालांकि ये जो आपका ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, जो पार्टनरशिप हुई है आईआईएससी के साथ, सैमसंग की, सैमसंग रिसर्च यूनिट की, ये इंडियन सैमसंग की बात हुई है। लेकिन वैसे बेसिकली सैमसंग कंपनी कहाँ की है, वैसे बेसिकली सैमसंग कंपनी है आपकी, सैमसंग कंपनी आपकी साउथ कोरिया की। एक मिनट हो गया, मैं मार्कर चेंज ही कर देता हूँ, बहुत ज्यादा लीक कर रहा है। हाँ, सैमसंग जो कंपनी है आपकी सैमसंग, ये कहाँ की है, ये है आपकी साउथ कोरिया की कंपनी, समझ रहे हो आप। तो इस साउथ कोरिया भी यहाँ पे कूद गया, समझ रहे हो आप। और थोड़े दिन बाद देखिए अभी जापान का इसमें इतना बड़ा हाथ नहीं है, वरना अब तक जापान भी इसमें कूद जाता, ठीक है। तो सब कंट्री कूद रही है इंडिया में, क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया को क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं धीरे धीरे करके ताइवान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान क्यों आया हमारे यहाँ पे, ताइवान इसलिए आया है ताकि अगर चाइना कल को सॉरी, चाइना अगर कल को कुछ हमला कर भी दे हमारे यहाँ पे, मतलब ताइवान पे कुछ हमला कर भी दे, तो इनकी जो फैक्ट्री है वो कहीं तो सुरक्षित रहे। इनकी जो फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए इन पे हमला कर दिया तो कुछ समय के लिए बिजनेस जो है बंद हो जाएगा, तो यहाँ से जो है लगातार बनते रहे ताइवान के सेमीकंडक्टर, इसलिए, ठीक है। यूएसए क्यों कूदा है इसमें, यूएसए इसलिए कूदा है, यूएसए इसलिए कूदा है क्योंकि जो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम की जाए, ताकि अगर ताइवान के ऊपर कल को चाइना हमला भी करते हैं तो बच सके। साउथ कोरिया का कूदा, इसका भी यही मोटिव है, समझ रहे हो आप। तो ये जो हो रहा है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रही है, किस लिए जो पूरी बनाई गई है, जो डील बनाई गई है, जो पार्टनरशिप करी गई है, किस लिए की गई है, ये की गई है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स का क्या क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स ये इतनी सारी फैक्ट्रियां बन रही हैं और इंडिया खुद भी और सारी फैक्ट्री बना सके, ये जो पूरा सेमीकंडक्टर का एरिया है, ये जो सेक्टर है पूरा, वो इंडिया में बहुत अच्छे से बूस्ट किया जा सके। बूस्ट मतलब बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा सके, है ना। जैसे आप कोई गेम खेलते हो गाड़ी वगैरह का, उसमें ऑप्शन आता है ना बूस्ट करने का, तो क्या होता है, जैसे आप बूस्ट में दबाओगे तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है, एकदम रफ्तार हो जाती है बहुत तेज। तो वही वाला इसमें बूस्ट है। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बार कर ली, हमको पता चल गया क्या क्या चीज हमको करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है, उसके बाद जो हमारी डेवलपमेंट करने की जो रफ्तार है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। इस वजह से ये जो खुली गई है, क्या खुली गई है, ये जो पार्टनरशिप करी गई है, इस वजह से करी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, ये भी नहीं चल रहा है क्या, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी थर्ड पॉइंट, लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी लिथियम रिजर्व फाउंड इन, हाँ, लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, वहां पे लिथियम रिजर्व मिले। लिथियम रिजर्व क्या है, अब ये लिथियम क्या है पहले ये समझिए। देखिए लिथियम एक तरह का एलिमेंट होता है, ये मेटल होता है, अगर हिंदी में बोलूं तो धातु होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में, धातु अधातु, है ना, मेटल नॉन मेटल, तो ये एक तरह का धातु होता है। क्या आपका लिथियम, ठीक है, सफेद कलर का होता है, एक तरह का धातु होता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है ना,
तो ये यहाँ पे मैंने न्यूज लिख रखी है, जैसे कितनी बड़ी न्यूज हो, बस मिला है तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों मिला है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, देखिए अभी मैंने लिथियम से रिलेटेड आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ाई थी। क्या न्यूज पढ़ाई थी? इंडिया की कंपनी ने अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो एक देश है, कहां पे आपका अर्जेंटीना देश? अर्जेंटीना आपका देश है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका जो लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका को साउथ अमेरिका कहते हैं, वहां पे एक देश है, क्या है आपका? अर्जेंटीना। अगर आप कभी फुटबॉल वगैरह देखते होगे तो फुटबॉल में अभी अभी जो टीम फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ कतर में, उसमें जो टीम जीती है वो कौन सी है? अर्जेंटीना टीम है, लियोन मेसी की टीम है। क्योंकि देखिए इंडिया में, मैंने ये आपका फुटबॉल का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे इलाकों में जो आपकी वो है फुटबॉल है बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, और अर्जेंटीना जो है उसी कंट्री को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ के कौन प्लेयर है? लियोन मेसी। आपको शायद टीम से याद ना हो तो लियोन मेसी से याद आ गया होगा। तो अर्जेंटीना में अभी अभी इंडिया को दो खाने मिली है। रिजर्व का मतलब खानी होती है, रिजर्व का मतलब खाने होती है। तो इंडिया को 2 खाने मिली है लिथियम की, है ना। तो इंडिया ने बहुत खुशी मनाई, क्योंकि देखिए लिथियम की खाने इंडिया को इंडिया में पहले भी मिली हुई है ना। तो पर पहले कहां मिली थी? कर्नाटक में मिली थी 2021 में, और वो बहुत छोटी सी थी, है ना, थोड़ी सी थी, थोड़े बहुत दिन चल जाती, उसके बाद फिर इंडिया को बाहर जाना पड़ता। और आप देख रहे हो इंडिया लिथियम लेने के लिए अर्जेंटीना तक पहुंच गया, 7 समुद्र पार। अगर पहुंचा है इंडिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें होगा लिथियम में, इसीलिए तो पहुंचा है। अगर मैं आपको एक वेग टर्म में बताऊं ना, तो लिथियम को बोला जाता है व्हाइट गोल्ड। गोल्ड तो आप सब जानते हो सोना, तो सफेद सोना किसको बोला जाता है? लिथियम को। उसी तरह देखिए जो आपका ये होता है कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल वगैरह ये सब बनते हैं, क्रूड ऑयल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, है ना। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सारी एनर्जी की इंपॉर्टेंस बताई थी, एनर्जी की सब चीज के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की, है ना। तो जो एनर्जी हम जैसे कोई वाहन चला रहे हैं, है ना, कोई वाहन चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उसके लिए एक ऊर्जा की स्रोत की जरूरत है। वो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब हो सकती है। ये सब कैसे आती है? इस सब के लिए क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पूरे देश को जो चलाता है, पूरे देश को जो चलाता है, उसके लिए तो एनर्जी की जरूरत चाहिए। किसी भी चीज को चलाना है पूरे देश को, पूरा बिजनेस जो चलाना है, सब कुछ, आपका शिप जहाज चलाना है, इधर से उधर सामान ले जाने के लिए एरोप्लेन चलाना है, ये गाड़ियां चलानी है, ट्रक वगैरह, है ना, कोई फैक्ट्री चलानी है, उसकी मशीन चलानी है, सब चीज के लिए क्या चाहिए? क्योंकि देखिए अगर हमको यहाँ पे कुछ चाहिए, हमको ये जैसे ये मेरे को मार्कर खरीदना था, तो ये पहले कहीं बना होगा, तो इसको बनाने के लिए फैक्ट्री जो होगी उसने काम किया होगा, वहां पे जरूरत पड़ी होगी किसी ना किसी चीज की जो क्रूड ऑयल से बनी होगी। फिर इसके बाद ये वहां से कहीं पे लेके आया गया होगा किसी दुकान तक, जो ट्रक होगा उसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ी होगी, वो भी इसी से बनता है। तो जो पूरी जो भी चीज होती है ना मैं खरीदने गया हूँ, मैं भी किसी ना किसी बाइक वगैरह पे किसी पे गया हूँ, है ना, ये सब चीज के लिए वो सब बात, मतलब ये समझ लीजिए आप, अगर आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो ना अपने उसमें, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइट जल रही है सारे पूरे कमरे में, आपको दिख रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा जब भी, तो लाइट जल रही है, अभी आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो लाइट जल रही है पूरे कमरे में। तो ये लाइट जो जल रही है ये कैसे जल रही है? ये बन रही होगी कहीं पर लाइट, और ये लाइट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लाइट जो बनती है, लाइट बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम बनती है वो किससे बनती है? कोल से बनती है, या तो फिर हमारी ये जो होती है क्रूड ऑयल होता है, इसके द्वारा बनाई जाती है। समझ रहे आप? क्रूड ऑयल जो हो गया इसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, ये जो कच्चा तेल है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और हर किसी को, ऐसा नहीं किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। इसीलिए तो जैसे ये जो आपकी कंट्रीज हैं, ये जो आपके देश हैं जहां पर क्रूड ऑयल मिलता है, ये इतने अमीर होते हैं। क्यों होते हैं इतने अमीर? क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल होता है, सभी से खरीदते हैं। इंडिया में 1% क्रूड ऑयल नहीं मिलता। इंडिया जो है सबसे मैक्सिमम बायर है क्रूड ऑयल का, सबसे ज्यादा खरीदता है। चाइना में नहीं मिलता, वो भी खरीदता है। और रशिया जो है, हम रशिया से क्यों सस्ता खरीद रहे हैं? क्योंकि हमको जरूरत तो सबसे ज्यादा पड़ती है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है, इतनी सारी आबादी है, इतने सारे बिजनेस वगैरह सब कुछ है, जरूरत तो पड़ेगी हमको, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जब सबसे ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है तो हमको इसलिए खरीदना पड़ता है ना, हमको जो है खरीदना पड़ता है। एक मिनट में पंखा चला लेता हूं, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से क्रूड ऑयल? हम इसलिए खरीद रहे हैं रशिया से क्रूड ऑयल ताकि जो है हमको सस्ता मिल जाए, क्योंकि हमको खरीदना पड़ता है, हमको तो जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी, तो हमको वहां सस्ता मिल रहा है, इसलिए खरीद रहे हैं हम लोग वहां से। हम जो है सऊदी अरेबिया वगैरह से क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि वहां से हमको महंगा पड़ रहा है रशिया की अपेक्षा में। रशिया हमको सस्ता दे रहा है क्योंकि वो भी फंसा हुआ है लड़ाई वगैरह में, इसलिए हमको सस्ता दे रहा है, तो हम खरीद रहे हैं। हम बाकी सब देशों से लड़ाई ले रहे हैं, इसके चक्कर में, रशिया के चक्कर में हमसे सब कह रहे हैं क्यों खरीद रहे हो, फिर हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमको उससे फायदा हो रहा है ना, क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। हम इसीलिए, और देशों में सऊदी अरेबिया हो गया और जो बहुत सारे देश हैं, यूएई वगैरह, क्यों इतने अमीर होते हैं यहाँ के लोग? इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल होता है। लोग तो नहीं होते इतने अमीर, लेकिन जो भी लीडर होते हैं वहां पे क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे
जो है वहां पे क्या जो आपका तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, ठीक है। इस वजह से तो एनर्जी जो है ये जो, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहां के लोगों को अमीर बनाता है, ठीक है, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। उसी तरह लिथियम की अगर आप बात करो, उसको व्हाइट गोल्ड क्यों कहते हैं? देखिए, अगर आपको पहले लिथियम का काम क्या है ये समझते हैं। देखिए, लिथियम का बेसिकली काम क्या होगा, ये भी एनर्जी की तरह यूज होगा, है ना। एनर्जी मतलब किसी ऊर्जा की तरह यूज होगा। कैसे? इससे लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएंगी। वो बैटरीज किसमें चलेंगी? जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे ना, जो बिजली से चलने वाले जो आपकी गाड़ियां और ये सब जो आएंगे, ट्रक वगैरह, वो इसी के ईवी बैटरी के द्वारा चलेंगे। और वो बनते किससे? सबसे अच्छी क्वालिटी के अभी तक जो बनते हैं वो बनते हैं लिथियम से। पूरी दुनिया लिथियम के पीछे पागल है, किसी सबको लिथियम चाहिए। और लिथियम जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है आपका साउथ अमेरिका की 3 कंट्रियां हैं, जिनमें से एक तो हो गई अर्जेंटीना, एक हो गई बोलीविया, एक हो गई चिली। ये जो कंट्रियां है ना तीनों, यहाँ पे एक, इन तीनों कंट्री में ट्रायंगल बनाया जाता है। एक पूरा एरिया है, वो पूरी ट्रायंगल की शेप में है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज जो होता है उसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि वहां पे दुनिया का 75% तक का लिथियम पाया जाता है। तो इंडिया वहीं पे गया था, वहीं पे इंडिया ने दो जो खाने हैं ढूंढी। लेकिन अब इंडिया को जो यहाँ पे मिल गया, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में मिल गया। और बहुत ह्यूज अमाउंट में मिला। कितना मिला है आपका? 5.2 मिलियन टन के अमाउंट में, ठीक है। मतलब 50 लाख टन इतना मिल चुका है हमको। इतना मिला है, कितना मिला है हमको? 50 लाख टन के अमाउंट में हमको मिला। क्या? जो लिथियम आपको मिला है ना, ये जो आपको 50 नहीं, सॉरी 7 लाख टन। 50 से ये तो 5.2 तो ये था, 7 लाख टन मिला है। ये 50 मिलियन मिला है, ये जो मिलियन वाली अमाउंट में है। और ये जो है हमारे यहाँ की अगर बात करूँ तो 60 लाख टन मिला है हमको जो लिथियम मिला है। और ये हम बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं, ठीक है। ये हम बहुत लंबे समय से चला सकते हैं। इससे क्या होगा? हम जो गाड़ियां हैं, हमको कहीं बाहर से वो लिथियम मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको कहीं से बाहर से। हम बाहर से नहीं मंगाएंगे तो अच्छी तरह उसको यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। हम जो है आत्मनिर्भर होकर काम कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जो नए नए व्हीकल्स बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा। जब हम बाहर से मंगाएंगे, जैसे मान लो हमने पूरा पूरा इलेक्ट्रिक कोई कार मंगा ली बाहर से, वो जब वहां से आएगी, टैक्स वगैरह लग के सब कुछ लग के हमारे यहाँ पे बहुत महंगी पड़ेगी, लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। अगर हमने खाली लिथियम भी मंगाया तो लिथियम भी वहां से बहुत महंगा पड़ेगा हमको, लिथियम भी बहुत महंगा पड़ेगा। फिर हम अपने यहाँ पे बनाएंगे तो वो वैसे भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर जब लिथियम भी हमारा हो, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग भी मतलब बना भी हम ही रहे हो, तो सस्ती पड़ेगी बहुत। और जब सस्ती पड़ती है तो लोग उसको खरीदते हैं। ये इसका फायदा। जैसे जैसे लोग खरीदेंगे, ऐसे ऐसे हमारी जो निर्भरता है क्रूड ऑयल के ऊपर, ये घटेगी। और जैसे जैसे हमारी निर्भरता क्रूड ऑयल के लिए ऊपर घटेगी, वैसे ही हम अपने पैसे बचा सकते हैं जो हम क्रूड ऑयल को खरीदते हैं, जब देते हैं, ठीक है। बहुत सारा ह्यूज अमाउंट देते हैं हम। जो हमारा पूरा बजट बनता है ना, उसमें से 25 से 30% तो खाली इसी के लिए दिया जाता है, क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है? जब क्रूड ऑयल से कोई भी चीज चलती है, बिजली बने, चाहे कोई गाड़ी चले या कुछ भी हो ना, उससे क्या है, बहुत सारी हार्मफुल हानिकारक गैसें निकलती है। बहुत सारी हार्मफुल या हानिकारक गैसें निकलती है। CO2 कार्बन वगैरह है ना, बहुत सारी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी और भी बहुत सारी चीजें निकलती है। तो जब हम इसका इस्तेमाल कम कर देंगे, है ना, क्योंकि लिथियम के द्वारा जो बिजली, वो जो लिथियम की जो बैटरी बनती है, वो चार्ज होती है, चार्ज होकर बिजली से फिर वो गाड़ी चलती है। तो उससे क्या होता है? उससे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती। बिजली जो होती है हमारी, इससे थोड़ी कोई हार्मफुल कोई भी गैस या कोई भी हानिकारक गैस निकलती है। तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। इस वजह से लिथियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया में मिला है तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। YouGov release a report on disposable income। पहले समझिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। पहले समझिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम होती है जो भी हमने कमाया। इनकम क्या होती है? जो हम कमाते हैं वही हमारी इनकम होती है। तो जो भी हमने कमाया, कमाने के बाद उसमें से टैक्स जो निकल गया, जो इनकम टैक्स देना होता है वो निकल गया, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचा उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो गई। तो ये रिपोर्ट लेके आई है, एक कंपनी है YouGov। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की? यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड किंगडम की। ये जो है लेके आई है पूरी रिपोर्ट। इसमें इसने बताया है डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, और इंडिया के बारे में भी इसने बताया। तो हमको इंडिया वाले भी डिस्कस करनी है, तो 2-4 बाहर की भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें इसने क्या बताया है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं इंडिया के, है ना, बहुत लोग तो बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, जो बीच के होते हैं उनको मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। जो अपने ठीक से खा पी रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर पा रहे, उसको मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। पर उनको खाना मिल जा रहा है 2 वक्त का, ठीक है। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, इस रिपोर्ट ने बताया जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें से हर 5 में से 2 बंदों ने बोला है, हर 5 में से 2 बंदों ने बोला है कि इनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो घटती चली जा रही है ना। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो घटती चली जा रही है। अब डिस्पोजेबल इनकम घट कैसे रही होगी? ठीक है, या तो उनकी सैलरी कम हो गई होगी, ये तरीका हो सकता है, या फिर महंगाई बढ़ गई होगी, ये तरीका हो सकता है ना, या फिर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा रही होगी, ये तरीका हो सकता है ना, ये तरीका हो सकता है, ये तरीके हो सकते हैं इसको घटाने के। समझ रहे आप? ये जो डिस्पोजेबल इनकम है इसी तरह से घट सकती है। तो ये बोला है किसने? जो इंडिया के लोग हैं। तो इसने क्या बताया है कि जैसे कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया था,
कोविड-19 आ गया हमारा, है ना, या फिर जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? एक तो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं टैक्सेस? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके पास पैसे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इसी वजह से तो बहुत सारी कंपनियां लोगों को भी निकाल दी है नौकरी से। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि आईबीएम एक कंपनी है, कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है, उसने भी यूएसए में 20,000 लोगों को निकाल दिया। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे कंपनी है इन्फोसिस, उसने भी कुछ लोगों को अभी कुछ दिन पहले निकाला। बल्क में लोगों को निकाल दिया। बल्क मतलब एक बहुत सारे लोगों को निकाल दिया कंपनियां। क्यों? क्योंकि काम इतना हो नहीं रहा है, सैलरी सबको देनी पड़ेगी जब काम होगा तो, है ना, काम इतना हो नहीं पा रहा है और लोग लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से इनको निकाला जा रहा है। जब ये निकाले जाएंगे तो सैलरी जो आ रही होगी वो खत्म हो जाएगी, तो सैलरी नहीं होगी तो डिस्पोजेबल इनकम कहां से आएगी? तो ये सब जो हो रहा है, इसकी वजह से क्या बोला इस रिपोर्ट ने कि जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, 5 में से दो लोग ऐसे हैं हर बार जितने लोगों से भी इन्होंने पूछा है कि इनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है घट रही है। ये तो इन्होंने बात करी है इंडिया की। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इन्होंने ये भी बताया कहां कहां यूज करता होगा मिडिल क्लास। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास हूं, तो जैसे मेरी कोई इनकम आई तो कहां कहां यूज कर लेता हूँ मैं। देखिए, घर का खर्चा वर्चा अगर हटा दूं तो उसके बाद जो बचता होगा, जो मैंने सेविंग करी होगी, तो सेविंग होगी वो भी डिस्पोजेबल इनकम में से होगी ना। जब इनकम टैक्स में से निकल गया, जो टैक्स जाना था वो निकल गया, उसके बाद जो मेरे पास सैलरी बची वही हमारी डिस्पोजेबल सैलरी हो गई। देखिए, मेरी आवाज ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो अगर आपको ठीक ना आ रही हो, बैठी रही हुई है थोड़ी सी आवाज, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत देर से पढ़ाई जा रहा हूँ, मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरी आवाज जो है ठीक नहीं जा रही होगी आप लोगों के पास, बैठा हुआ है मेरा गला, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो जो सारा कुछ खर्चा निकल गया, इनकम टैक्स जाने के बाद, जो भी टैक्स जाना था जाने के बाद, हमारे पास जो बची हमारी तनख्वाह वो क्या हो गई? डिस्पोजेबल इनकम हो गई, डिस्पोजेबल तनख्वाह हो गई हमारी, है ना। उसमें से सारा आसपास का सामान हमने खरीद लिया, जो भी घर का सामान होता है सब कुछ खरीद लिया, पूरा खर्चा चलाया। उसके बाद जो पैसा बचता है, उसकी बात मैं बेसिकली कर रहा हूँ, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम क्या करते हैं? सेविंग करते हैं उसकी, या तो फिर हमने कोई इंश्योरेंस करा रखा हो, है ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करा रखा हो या कोई और इंश्योरेंस करा रखा हो, उसके पैसे देते हैं हम लोग। यही सब करते हैं ना, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं इन सबके लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब ये सब भी खर्चे में ही आ गए, हमारे जो घर का खर्चा होता है उसी में इंक्लूड कर लोगे से। तो ये जो पूरा है, हम लोग जो अपना खर्चा करते हैं डिस्पोजेबल इनकम को उसी में खर्च करते हैं। और जब ये हमारे पास पैसे कम बचने शुरू हो जाएंगे तो हम जो चीज कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे ठीक से, है ना। जो चीज हम कर रहे थे वो चीज नहीं कर पाएंगे ठीक से। परेशानी यहाँ है, ठीक है। तो ये तो इसने बात करी इंडिया, ठीक है, इंडिया में भी घट रही है डिस्पोजेबल इनकम। फिर इसने बोला सीधा यूके का, जो सबसे, इंडिया में तो थोड़ी बहुत ही घट रही है, लेकिन जो जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा घट रही है, क्योंकि देखिए इंडिया का कोविड-19 को तो सबको ही फर्क पड़ा है, पूरी दुनिया को, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर का इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो इंडिया जो है ना यूक्रेन के बराबर में, ना रशिया के बराबर में, ना तो कोई बिजनेस रुक रहा है इंडिया का, है ना, इन दोनों की लड़ाई की वजह से। दूसरा, इंडिया को थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही रहा है, क्या कि सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से, इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से, इस चीज का तो फायदा हो ही रहा है इंडिया को। तो इंडिया को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, तो इंडिया में इसलिए बहुत ज्यादा जो है इसकी दिक्कत नहीं आई, इसकी मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो है इंडिया की बहुत ज्यादा घटी नहीं है इंडिया के लोगों की। लेकिन जैसे यूके की बात करें, यूके के तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो इनकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यूके में। सबसे कम जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा है ना, पता है कहाँ पे? इंडिया में बढ़ा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब बाकी सब में बहुत बहुत बढ़ रहा है। तो आपका जो यूके है इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसकी वजह से क्या है? सब चीज महंगी हो गई है, सब चीज महंगी हो गई है, तो उससे क्या हुआ है? लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो जो बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, वो इनकम उनकी बच रही होगी, खर्च नहीं होगी। जब आपका जो है खर्चा ज्यादा होगा, जब महंगाई होगी तो ज्यादा ही तो खर्च करना पड़ेगा आपको। जो डेली मतलब मर्जा का सामान होगा, जो डेली का सामान होगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आपके पास पैसे बचेंगे कहां से, है ना। और जो इनकी गवर्नमेंट है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो जो इनकी गवर्नमेंट पहले गैस खरीद लेती थी रशिया से, वहां से तो सीधी सीधी पाइपलाइन खींची हुई थी। पाइपलाइन में गैस लेना बहुत आसान होता है, एक बार वो पाइपलाइन बनवा लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद खाली गैस गैस के पैसे देने होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से हर बार जहाजों में लानी पड़े, शिप्स में लानी पड़े, तो जहाजों के जो शिप्स होते हैं उनके पैसे दो, और जो उसके पैसे दो, किसके? जो गैस ला रहे हैं उसके पैसे दो, दुगने पैसे देने पड़ते हैं। तो अब इन कंट्रीज को, जो ये कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए, यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, उनको इस चीज का भी देना पड़ रहा है। तो जैसे यूके हो गया, इटली हो गया, ये जो कंट्रीज है इनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब यूएस को कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? देखो, यूएसए के तो खुद के घर में गैस मिलती है, उसके पास तो है गैस, कल फर्क पड़ता है ये सब जो कंट्री है, यूके, जर्मनी, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली और बहुत सारी कंट्री हो गई, कहाँ की? यूरोप की। तो इनको ये सब झेलना पड़ रहा है और इनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है घट रही है ना। क्योंकि देखिए, अब सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो सरकार के पास पैसा कम है, और सरकार को पैसा चाहिए तो क्या क्या कैसे कमाती है सरकार पैसा? से पैसा कमाती है सरकार टैक्सेस जो होते हैं, तो सरकार ने टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। अब जब सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी तो टैक्सेस बढ़ाने से तुम्हें डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होगी, है ना।
जो भी आपने पैसे बढ़ाए होंगे उसकी वजह से आपकी डिस्पोजेबल जो इनकम होगी वो कम होगी। समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं, हम लास्ट न्यूज देख लेते हैं आज की। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया था, इंडिया लिख रहा है ये। हाँ, तो क्या है हमारी न्यूज, लास्ट न्यूज आज की, रशिया ऑफर्स इंडिया चेकमेट फाइटर जेट। तो ये एक फाइटर जेट है रशिया का, ये रशिया ने इंडिया को ऑफर किया चेकमेट, ठीक है। वैसे इसका रियल नाम क्या है, ये तो इन्होंने चेकमेट इसको नाम दे दिया, इसका रियल नाम है SU-75। क्या है इसका नाम, SU-75। देखिए इंडिया इस समय पे एक एयरक्राफ्ट जो है रशिया का इस्तेमाल करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है उसका नाम है SU-30, और उसको हम वैसे क्या बोलते हैं, SU-30, और ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुखोई 30। SU मतलब सुखोई, सुखोई क्या है, सुखोई एक कंपनी है जो एक ये सारे एयरक्राफ्ट जो है जेट बनाती है, फाइटर जेट, ये बनाती जो है वो सुखोई है, तो उसी का हम फिलहाल यूज करते हैं S-30। हमने जो है रशिया के साथ एक बार 2018 के आसपास एक डील भी साइन की थी SU-57 की, दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। ज्वाइंट वेंचर मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंपनी है सुखोई और इंडिया की कोई कंपनी इंडिया में खोलेगी अपनी फैक्ट्री और वहां पे बनाएंगे, है ना। लेकिन ये डील जो है इंडिया से बाहर निकल गया 2018 में। बाहर क्यों निकल गया इंडिया, क्योंकि रशिया जो इंडिया कह रहा था उसके हिसाब से चल नहीं रहा था। इंडियन एयरफोर्स को जो चाहिए थी, देखिए जो आपकी रशिया है वहां का जो इलाका है वो अलग है ना, बर्फीला इलाका है, पहाड़ों वाला इलाका है, और बहुत सारी चीज वहां पे अलग है। इंडिया का जो पर्यावरण है, इंडिया का जो एरिया है, लैंड बॉर्डर्स है, और जो बहुत सारी मतलब आपकी जो टोपोलॉजी है, इनको एक साथ मिलाकर टोपोलॉजी कहते हैं, जो टोपोलॉजी है वो अलग है ना। तो इंडिया एयरफोर्स को अलग चीजें चाहिए, अपनी जो भी चीज आप बनवाओगे उनको अलग चाहिए। तो जब इंडिया अपनी चीजें बता रहा था तो रशिया मान नहीं रहा था, ये जो SU-57 है, तो इंडिया ने इससे बाहर निकलने का वो कर दिया कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं, आप अपना बना लो अपने आप। देखिए उस टाइम पे रशिया क्यों नहीं मान रहा था, अब इंडिया कहेगा सब मानेगा रशिया, जब क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो आपका USA था वो बहुत ज्यादा इंडिया को जो है इक्विपमेंट दे नहीं रहा था। तो जो इंडिया इक्विपमेंट खरीदता था, ये मिलिट्री इक्विपमेंट सारे कहां से खरीदता था, जो भी हथियार वगैरह सब रशिया से खरीदता था। इसी वजह से उस टाइम पे रशिया अपनी ईगो में था। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी अभी मैंने आपको एक डील बताई थी 2-3 दिन पहले ही कि इंडिया के साथ साइन किए, किसने, USA ने। किस चीज की, सेमीकंडक्टर वाली मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, उसी में एक डील साइन करी है रशिया ने, उसने USA ने। तो उनकी कंपनी है वो इंडिया में, क्या नाम है उसका, नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी है वो, ये किस चीज की कंपनी है, इंजन बनाती है, फाइटर जेट होते हैं कि इंजन बनाती है। तो जो इंडिया ने अपना एक फाइटर जेट बनाया, क्या नाम है उसका, तेजस, उसका जो इंजन है इंडिया ने इसी कंपनी से खरीदा है। तो ये कंपनी अब इंडिया की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करेगी इंडिया में, और इंडिया को जो है बनाना सिखाएगी कि फाइटर जेट के जो इंजन है कैसे बनते हैं, क्योंकि इंडिया ने सब कुछ अपना बनाया है। तेजस जो एयरक्राफ्ट है ना, जो फाइटर जेट है तेजस, इसमें सब कुछ अपना बनाया है, लेकिन इंजन ही बनाना नहीं आया। देखिए इंजन के लिए ये बोला जाता है कि दुनिया में आप कोई बड़ी से बड़ी चीज बना लो, लेकिन अगर आपने फाइटर जेट का इंजन बनाना सीख लिया ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी को बनाने में आती है। आज तक कोई भी चीज दुनिया में है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बनाना है आपका फाइटर जेट का इंजन। तो इसी वजह से एक कंपनी जो है इंडिया में जो ज्वाइंट वेंचर में आ रही है, और ज्वाइंट वेंचर में आने के बाद क्या करेगी, इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया की कंपनी होगी, खुद की हो गई जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, फिर इंडिया की कोई कंपनी होगी, दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे और ये इंजन बनाएंगे। अब जब ये सब US कर रहा है तो हम रशिया को भी लगाए कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो इंडिया रशिया जो USA के साथ मिल जाए। तो इस वजह से इन्होंने ऑफर दिया है कि हम एक नया एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, SU-75। कि जो SU-57 के आसपास हुआ था ना, उस सबको भूल जाओ, अब SU-75 हम लोग बना रहे हैं और आप लोग आ जाओ हमारे साथ मिलकर बना लो, है ना। ये ऑफर दिया किसने, रशिया ने। जो SU-75 है इसी का नाम इन्होंने चेकमेट रखा है। क्यों रखा है इसका नाम चेकमेट, क्योंकि देखिए ये जो आपका SU-57 था, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या, ये मल्टी रोलर एयरक्राफ्ट है आपका। मल्टी रोलर एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं, जैसे हमारा रफाइल जेट है, जैसे हमारा रफाइल है जो हमने फ्रांस से लिया था, जैसे वो आपका मल्टी रोलर है। मल्टी रोलर मतलब जो बहुत सारे कामों के लिए यूज हो सकता है, उसको मल्टी रोलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, और रोल मतलब जो काम करते हैं तो बहुत सारे कामों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ये जो है आपका SU-75 ये स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होगा। स्पेसिफिक चीज कैसे, स्पेसिफिक चीज जैसे किसी के ऊपर हमला करना है ना, किसी से एयर टू एयर किसी एयरक्राफ्ट के साथ लड़ाई करनी है, या कहीं पे जाकर स्पेसिफिक बॉम्बिंग करनी है, वो इसके लिए यूज होगा। अब जो स्पेसिफिक चीज होती है किसी काम के लिए, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है उसी काम के लिए, है ना। कोई चीज अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनी है तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और इन दोनों में और क्या फर्क है, एक तो ये मल्टी रोलर है, ये स्पेसिफिक है। दूसरा क्या फर्क है, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है। तो साइज में बड़े छोटे होने से क्या होता है कि जितना आपका साइज में छोटा होगा ना, उसकी इतनी स्पीड तेज होगी, है ना, उसकी इतनी स्पीड तेज होगी। तो जब जितनी स्पीड तेज होगी आपका जो है साइज में छोटा होगा, उतना ही रडार में कम आएगा। तो ये रडार में भी नहीं आएगा बहुत ज्यादा, ये रडार में भी आ सकता है, काम के लिए तो बहुत सारे यूज हो सकता है, लेकिन ये रडार में भी आ सकता है। स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं है, SU-75 की स्पीड बहुत तेज है और ये रडार में भी नहीं आएगा आसानी से। तो इसमें ये जो एयरक्राफ्ट है
उसमें खोई 75:75, इसी का नाम है, चेक में इसके लिए ऑफर दिया है रशिया ने कि आप हमारी कंपनी के साथ, सुखोई के साथ मिलके एक डील कर लो और उसमें जो है ज्वाइंट वेंचर हम आप आपके यहाँ कर देंगे और आप जो है आप भी बनाना सीख जाओगे, हम भी बनाना सीख जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत तो कोई है नहीं, है ना, क्योंकि इंडिया जो आपका रशिया इनके साथ मिलकर ब्रह्मोस जो मिसाइल वही बना ही रहा है, तो ये भी बना ही देगा, तो हो सकता है इंडिया हाँ भी कह दे, है ना, पर अभी कुछ पता नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से हाँ कह ही देगा, क्योंकि इसमें इंडिया को कोई लॉस तो है नहीं, जो एयरक्राफ्ट है वो भी बनाना सीख जाएगा और हमारे यहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी तो उसका फायदा तो है ही, अपने आप बनाना भी सीखेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा बूस्ट भी है, मेड इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, आत्मनिर्भर भारत को नहीं और मेड इन इंडिया के लिए कि इंडिया में आके बनाओ जो भी बनाना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट है, इंडिया सीख भी जाएगा। दूसरी तरफ से यूएस भी तैयार है हमको इंजन सिखाने के लिए, तो दिक्कत क्या है, दोनों तरफ से बढ़िया ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मैंने यूएस की डील यहाँ पे क्यों बताई है, यूएस की डील इसलिए बताई है कि जैसे ही यूएस ने इंडिया के साथ ये डील करी ना, ऐसे ही तुरंत से ये जो रशिया है कूद गया यहाँ पे और इसने बोला कि हम भी एक डील साइन करेंगे आपके साथ। तो यही चीज मैंने अभी 2 दिन पहले ही कंपेयर करी थी। क्या कंपेयर की थी मैंने, आपका जो यूएसए है उसने फिलीपींस के साथ एक डील साइन करी, मिलिट्री डील, तो उसी के 2 दिन के अंदर अंदर रशिया ने म्यांमार के साथ एक डील साइन कर ली, वो अपनी न्यूक्लियर बेस्ड डील थी, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों एक ही एरिया में आती है, इंडो पैसिफिक के एरिया में आती है, तो जैसे ही फिलीपींस के साथ साइन करी उसने यूएसए ने, वैसे रशिया ने सोचा कि हम पीछे न रह जाए, तो उन्होंने मलेशिया के साथ कर ली, मलेशिया नहीं सॉरी म्यांमार के साथ, और म्यांमार इनके पीछे 2015 से पड़ रहा है, जब से नहीं करी, लेकिन जैसे इन्होंने साइन करी यूएसए ने फिलीपींस के साथ, अगले 2 दिन में इन्होंने भी साइन कर ली। उसी तरह जैसे ही यूएस ने इंडिया के साथ ये डील साइन करी, कौन सी वाली, ये वाली जो थी आपकी, ये जो आपकी जेट इंजन वाली डील थी या फिर सेमीकंडक्टर वाली डील थी या और भी 2-4 चीजें थी, इसमें क्या कि जो इंडिया का मंगलयान सॉरी जो इंडिया का गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन क्या, इसरो का जो मिशन है कि हम अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये वाला जो मिशन है, हमारे जो साइंटिस्ट है यहाँ पे कहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं, कहाँ पे, रशिया में ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बार जा चुके हैं और वहां पे ट्रेन होने के बाद ये कुछ समय के लिए फ्रांस में भी ट्रेन होंगे। तो यूएस ने ये बोला है, यूएस मतलब नासा ने, बेसिकली यूएस की जो स्पेस एजेंसी है कौन सी है, नासा, उसने क्या बोला है कि आप वहां तो भेज रहे हो, हमारे यहाँ भी भेज दो। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपका नासा है वो कुछ अलग सिखा देगा उनको, वो कुछ अलग नहीं सिखाएगा, लेकिन उसका नाम तो आएगा मिशन के अंदर कि हाँ जी रशिया ने भी कुछ किया, वो सॉरी यूएस ने भी कुछ किया था, नासा ने भी कुछ किया था। तो ये सब जो डील है उसने साइन किया किसके साथ, इंडिया के साथ। तो जैसे ही डील इंडिया ने और इसने साइन किया, ऐसे ही रशिया ने भी ऑफर दे दिया इंडिया को, ठीक है। तो जहां पे भी आपको यूएस या रशिया, जहां पे भी रशिया गया वहां पे यूएस जरूर जाएगा, जहां पे भी यूएस गया वहां पर रशिया जरूर जाता है। ये इनका ग्रेट गेम है, ये डायरेक्टली एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन पीछे से दूसरे को पीछे छुप के बहुत हमला करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो गाइस आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट, और मैंने पूरी मेहनत की आपको समझाने की। और गला थोड़ा मेरा बैठा हुआ सा है, तो हो सकता है आपको आवाज ठीक से ना आई हो, फिर भी कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनोगे तो आवाज आएगी। मैंने जितनी कोशिश कर सकता था उतनी तेज बोल के आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपके समझ में आया, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मेरे गले में भी दर्द होने लगा, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आशा करता हूं सब कुछ समझ में आएगा होगा। तो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको ज्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे कल 12 फरवरी की मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।